हेलो बच्चों, मैं ममता जैन व्याख्याता अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स 12th की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, अपना लेसन सेकंड चल रहा था जिसके 3 भाग अपन पढ़ चुके हैं। आज चौथा भाग है जिसमें अपन पढ़ेंगे सम सीमांत उपयोगिता नियम। सम सीमांत उपयोगिता नियम बताने से पहले मैं एक बार आपको वापस सीमांत उपयोगिता बता देती हूँ। बच्चों, सीमांत उपयोगिता हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाता रहता है अर्थात अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इस बात को हमने पिछले वीडियो में अच्छे से समझ लिया है। आज इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताती हूँ सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या है। पहले हम देख लेते हैं कि सम सीमांत उपयोगिता नियम को और किन नामों से जाना जाता है। तो इसको कहते हैं तो प्रतिस्थापन का नियम, अधिकतम संतुष्टि का नियम, गोसेन का द्वितीय नियम, आय का समान वितरण का नियम और मितव्ययता का नियम। तो बच्चों, इन नामों को याद रखना क्योंकि जब आपके वैकल्पिक प्रश्न आएंगे, अभी बोर्ड के अंदर 10 प्रश्न कौन से आएंगे, वस्तुनिष्ठ वैकल्पिक उत्तर वाले, तो उसमें ये नाम पूछे जा सकते हैं। तो ये तो हो गए सम सीमांत उपयोगिता के अन्य नाम। अब हम आते हैं इसकी परिभाषा पे। परिभाषा का इस तरह से लेंगे कि यदि अन्य बातें समान रहे, अर्थशास्त्र का कोई भी नियम बोलने से पहले एक बात हमें जाननी होगी कि अन्य बातों को समान मानना है। तो अन्य बातें जब समान रहने पर कोई भी उपभोक्ता जब अपनी आय को खर्च करता है तो वो ये ध्यान रखता है कि उसको जब खर्च करते समय मुद्रा की अंतिम इकाई को वो इस प्रकार खर्च करता है कि सभी वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता समान हो। एक बार मैं इसको रिपीट करती हूँ। अन्य बातें समान रहने पर कोई भी उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार खर्च करता है कि मुद्रा की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता समान हो। अब इस उपभोक्ता संतुलन को हम 2 वस्तुओं के ऊपर देखेंगे क्योंकि उपभोक्ता का संतुलन कब होता है, जब उसकी संतुष्टि अधिकतम होगी। और उसकी संतुष्टि अधिकतम कब होगी, जब वस्तु को जब उसकी मुद्रा के खर्च करने से प्राप्त उसकी सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत से अधिक हो। यदि कोई उपभोक्ता अपनी आय को खर्च करता है और उसकी आय को खर्च करने से उसकी सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की कीमत से अधिक होगी तो वो उसकी खरीदारी को जारी रखेगा। लेकिन यदि उसकी सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत से कम हो जाएगी तो वो खरीदारी करना बंद कर देगा और अपनी आय को अन्य वस्तु के ऊपर खर्च करेगा। अब इस कंडीशन को अपन 2 जगह पर देखेंगे। यदि उपभोक्ता एक वस्तु की खरीदारी करता है और अनेक वस्तु, और अपन मिनिमम 2 वस्तु को उदाहरण लेकर यहाँ पर इसको समझेंगे। जब उपभोक्ता अपनी आय को किसी एक वस्तु के ऊपर खर्च करता है तो वह अपनी आय को तब तक खर्च करता है जब उसकी सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के बराबर न हो जाए। अर्थात एक उपभोक्ता वस्तु को आय को तब तक खर्च करेगा जब तक उसकी आय को खर्च करने से प्राप्त सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के बराबर न हो जाए। लेकिन यदि हम 2 वस्तुओं की बात करते हैं तो इसके लिए 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, कोई उपभोक्ता 2 वस्तु के ऊपर इस प्रकार से खर्च करेगा कि एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटे में उसकी कीमत, अर्थात सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात अन्य वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत के अनुपात के बराबर हो। मैं इसको रिपीट करती हूँ। एक उपभोक्ता 2 वस्तुओं के ऊपर खर्च इस प्रकार से करेगा कि प्रथम वस्तु की सीमांत उपयोगिता का अनुपात बटे में उसकी कीमत बराबर दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटे में उसकी कीमत, दोनों का अनुपात समान न हो जाए। लेकिन दूसरी शर्त क्या है कि वो अपनी आमदनी को तब तक खर्च करेगा जब तक कि आमदनी और खर्चा दोनों बराबर न हो जाए। माना कि 2 वस्तुएं, x वस्तु की मात्रा यानी इकाई x, उसकी कीमत px, अन्य वस्तु y, उसकी कीमत py। तो अपने पास जैसे जो उसका आय है उसको अपन कैसे निकालेंगे, x वस्तु की कीमत का उसकी इकाई से गुणा कर दो और y वस्तु की कीमत का उसकी इकाई से गुणा कर दीजिए, दोनों का योग कर दो तो उसकी आमदनी के बराबर हो जाएगा। तो जो ये दूसरी शर्त है इसको आय का प्रतिफल का नियम भी कहते हैं। और इसको मैं एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे कि माना कि एक व्यक्ति के पास 10 रुपए, अर्थात उसकी आय 10 रुपए। बच्चों, यहाँ पर एक बात अच्छे से याद रखो कि उपभोक्ता की आय सीमित होती है। उपभोक्ता की आय कितनी है, 10 रुपए। अब उस 10 रुपए को उसको 2 वस्तु के ऊपर खर्च करना है और माना कि प्रथम वस्तु की कीमत 4 रुपए और दूसरे वस्तु की कीमत 2 रुपये। तो पहले हम पहली शर्त का देख लेते हैं और फिर हम दूसरी शर्त को देखेंगे। मैंने एक सारणी बनाई है, यहाँ पर ले लिया मैंने वस्तु की इकाई, 1 वस्तु, 2 वस्तु, 3, 4 और 5। प्रथम वस्तु की सीमांत उपयोगिता 24, 20, 16, 12, 8। दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता 20, 16, 12, 8 और 4। अब यहाँ पर देखिए कहाँ पर इनकी सीमांत उपयोगिता बराबर है। तो
यहाँ पर इसकी 12 है, इसकी 12 है, ये 16 है, ये 16 है, 20 है और ये 20 है और ये 8 और 8। ये कंडीशन हो सकती है प्रथम शर्त के अनुसार। तो उपभोक्ता अपने 10 रुपये को इस तरह से खर्च करेगा कि पहली वस्तु की 1 इकाई, दूसरी वस्तु की पहली वस्तु की 2 इकाई, 1 इकाई ले ले और दूसरी वस्तु की 2 इकाई ले ले। इस तरह से ये पहली शर्त यहाँ पर लागू होती है। तो इन कंडीशन के अंदर दोनों की सीमांत उपयोगिता घटा उसकी कीमत का अनुपात बराबर हो सकता है। दूसरी शर्त को समझाने के लिए मैंने एक सारणी बनाई है। देखिए अपन यहाँ पर 2 वस्तु लिए, दोनों की सीमांत उपयोगिता पहले से लिखी हुई है और मैंने सीमांत उपयोगिता का उसकी कीमत के साथ भी अनुपात निकाल रखा है। तो अपनी जो पहली शर्त थी जिसमें अपना को पता लगाना है कि उसकी सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत के अनुपात के बराबर हो। तो यहाँ पर देखिए किस किस का अनुपात बराबर है, ये 6 बराबर है, ठीक है। तो और यहाँ पर भी ये 2 और ये 2 भी बराबर है। ये तो आ जाएगा 8 के अंदर अपन ने 4 का बदला 2 और 4 में 2, तो ये संयोग भी हो सकता है, ये संयोग भी हो सकता है, ये संयोग भी हो सकता है। तो पहली शर्त के अनुसार उपभोक्ता ये संयोग के अंदर वस्तुएं खरीद सकता है। अब हम दूसरी शर्त देखते हैं जहां पर उसकी आमदनी खर्च के बराबर होगी। तो हम देखते हैं कि px और ये कहाँ का है। तो हम जैसे पहला वाला देख लेते हैं कि जब mu(x) अपन px इज इक्वल टू mu(y) अपन py कहाँ बराबर है। एक तो ये देख लो, तो px कितना हो गया, x कितना है 1 और इसकी कीमत कितनी है 4 रुपये, तो ये हो गया 4। और यहाँ पर कितना है xpy 3 और इसकी कीमत है 2, तो 6 रुपये। तो 4 और 6 कितना हो गया 10 और उसकी आमदनी कितनी थी 10। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया अपना xpx प्लस ypy हो गया। तो बच्चों इस सारणी से मैंने तुमको उपभोक्ता संतुलन की दोनों शर्तों को अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि तुमको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यदि नहीं समझ में आई है तो वीडियो को पॉज करके वापस से रिपीट कर लेना, ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे मैं वीडियो के बाद में इसके फोटो भी अपलोड करूंगी। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं इसकी मान्यताएं। तो मान्यता वही है जो सीमांत उपयोगिता, कल हमने जो पढ़ा था ना उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यता, वही मान्यता है कि उपभोक्ता विवेकशील है, उपभोक्ताओं की फैशन रुचि आदि सब स्थिर है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है, उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। तो ये सभी इसकी मान्यताएं। अब जो मेन बात होती है कि सम सीमांत उपयोगिता नियमों की कुछ आलोचना है, क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत सारा देख लिया कि सम सीमांत उपयोगिता नियम के द्वारा हम काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, हमारे उपयोगी हो सकता है। लेकिन इसकी बहुत सारी आलोचनाएं। पहली आलोचना है कि उपभोक्ता को इतना विवेकशील मानना बहुत गलत है, क्योंकि वास्तविक जगत में उपभोक्ता इतना विवेकशील नहीं होता है। उसको बाजार की कीमतें, वस्तुओं का चयन आदि का ज्ञान इतना नहीं हो सकता है। नंबर 2, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर माना गया है, जो कि वास्तविक नहीं है। तीसरा, ये इसके अंदर ये बताया गया है कि केवल ये निश्चित समयावधि बजट के लिए उपयोगी है। लेकिन हम जानते हैं कि टिकाऊ वस्तुएं 1 से अधिक वर्ष तक चलती है, तो टिकाऊ वस्तु के लिए नियम बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। इसके बाद ये अवास्तविक कल्पना के ऊपर आधारित है कि न तो बाजार के अंदर उपभोक्ता मात्र 2 वस्तुओं को खरीदता है, नहीं उसको इस तरह की चयन का पूरा ज्ञान होता है। तो सम सीमांत उपयोगिता नियम कुछ मामलों तक ही सीमित है, इसकी कई सारी आलोचनाएं भी हैं। अब महत्व, सम सीमांत उपयोगिता का महत्व क्या है। ये उपभोक्ता के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इस नियम के द्वारा उपभोक्ता अपने उपभोग के अंदर अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त कर सकता है। उत्पादन में कैसे उपयोगी है। इस नियम को उपयोग करके कोई भी उत्पादक इस तरह से अपना उत्पादन करेगा कि उसकी लागत कम हो और वो उपभोक्ता की रुचि को ध्यान में रख के अपने उत्पादन को बढ़ा सकता है। आय के समान वितरण के अंदर भी उपयोगी है और लागत कम करना, ये बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और एक दूसरा जो मेन बात है कि सार्वजनिक वित्त के अंदर, हमने कल भी इसको पढ़ा था कि जो सीमांत उपयोगिता का नियम, सार्वजनिक वित्त मतलब गरीबों पर कैसा कर लगाना है, अमीरों पर कैसा कर लगाना है, जिससे समाज में एक संतुष्टि की स्थिति बनी रहे, उसमें भी हमारा सम सीमांत उपयोगिता नियम बहुत ही उपयोगी है। तो बच्चों, आज हमने सम सीमांत उपयोगिता नियम के नाम, उसकी परिभाषा, एक वस्तु के ऊपर इसका नियम, अनेक वस्तु के ऊपर इसका नियम, उसकी दोनों शर्त को भी अच्छे से देखा, एक उदाहरण के द्वारा भी इसको समझा, इसकी मान्यताएं देखी, आलोचनाएं देखी और महत्व देखी। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। अदरवाइज आप इसको रिपीट करके 1 से 2 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। थैंक यू।